मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी और कंपनी का एक फ़ोन आपको दिखाएंगे और इस फ़ोन की खासियत ये है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस फ़ोन की खासियत ये है कि इसमें पेरेंटल कंट्रोल है, यानी पेरेंटल कंट्रोल के ज़रिए आप अपने बच्चे या सीनियर सिटीजन्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और साथ में ये भी तय कर सकते हैं कि उनके पास किस नंबर से कॉल आएगा और कौन सा फ़ोन उन्हें उठाना है। बाकी फ़ोन उठाना ही अलाउड नहीं होगा और कीमत भी काफ़ी वाजिब है, क्योंकि सिर्फ 799 रुपये यानी 800 रुपये से कम में इस तरह का फ़ोन आपको मिल जाता है, पेरेंटिंग कंट्रोल वाला, जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर कौन से फ़ोन आ सकते हैं वो लगातार इसके ज़रिए पता लग सकता है। कैसे ये सिस्टम काम कर सकता है, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और पूरी तरीके से पेरेंटल कंट्रोल फ़ोन आपने लॉन्च किया। हाँ जी, तो अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक फ़ोन है जो 799 का। हाँ, तो इसमें जियो कंपेनियन ऐप है। इसमें जैसे सेफ मोड जो है वो ऑन है। जैसे ही सेफ मोड ऑन होगा तो जो एप्लीकेशंस एक पेरेंट जो है वाइट लिस्ट करेगा सिर्फ वही विजिबल होंगी। कॉन्टैक्ट्स भी जो पेरेंट सिलेक्ट करेगा सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं, उन्हीं से कॉल जा सकता है। ट्रैकिंग जो है वो ऑन है, तो जो लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। दो लिहाज से महत्वपूर्ण है ये फ़ोन। पहला ये पेरेंटिंग के लिहाज से कि अगर आप एज ए पेरेंट है तो आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ खेल रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर सीनियर सिटीज़न है फैमिली के अंदर, वो कहाँ पर मौजूद हैं वो भी। और साइबर फ्रॉड, क्योंकि चाहे छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग, उन्हें कई बार नहीं पता होता, कई बार कॉल आ जाते हैं ऐसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ या पैसे भेज दीजिए, आप अपना UPI नंबर शेयर कर दीजिए, लेकिन उन सब चीज़ों से भी निपटा जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी मात्र 799 में नहीं 800 से भी कम में नजर आ रही है। मैं सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आपको बताएं कि यहाँ पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको बताएं यहाँ पर कुछ पार्टियों के जो हैं वो सांसद भी पहुँचे हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद और रामपुर के, और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और सबने यही कहा कि ये जो वक्फ संशोधन कानून जो है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए जानबूझकर मंसूबे के तहत जो है तैयार किया गया है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का मसला नहीं, ये मसला इंसाफ का है। ये मसला उस विरासत, उस साझी विरासत को बचाने का है जिस साझी विरासत की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि हम ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, उस परमेश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता बिना किसी भेदभाव के सच्ची शिरदा से कानून को नाफिज करेंगे। वो सच्ची शिरदा ये है कि 12-12 घंटे में बिल्डोजर चल जाते हैं। What mean behind this? क्या है इसके पीछे मकसद? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप हिंदू और मुसलमानों को? देश का संविधान अभी जिंदा है, देश के लोगों की आत्मा अभी जिंदा है, और हमारे दरमियान वो पीढ़ियां मौजूद हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक एक घर नहीं, पूरे पूरे मोहल्ले शहीद हो गए। आपको बताएं कि लगातार ये प्रदर्शन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए DDA की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। इस समय हम द्वारका में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे अब इस तरीके से नोस्ट्रिल जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि मिस्टिंग जो है वो हो पाए, यानी कि पानी का छिड़काव जो है वो किया जा सके। ये पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो लगभग 7 किलोमीटर से लंबे इलाके में इस तरीके से ये नोस्ट्रिल लगाए गए हैं। अगर हम बात करें इनकी ऊंचाई की तो लगभग 5 मीटर ऊंचे हिस्से पे इसको लगाया गया है। 30 नोस्ट्रिल जो हैं वो एक पाइप में लगाए गए हैं, यानी एक स्ट्रीट लाइट में 30 नोस्ट्रिल लगाए गए हैं ताकि पानी का छिड़काव जो है वो लगातार हो सके और जो पॉल्यूशन के कण हैं यानी धूल के जो कण हैं उनको रोका जा सके। खासकर सुबह और शाम के समय जब पॉल्यूशन का लेवल जो है वो लगातार ऊंचाई पे रहता है, ज़्यादा रहता है AQI लेवल, तो ऐसे में इस तरीके के नोस्ट्रिल जो हैं
वो जो है वो पॉल्यूशन के कणों को नीचे करेंगे, खासकर जो PM 2.5 और PM 10 के कण होते हैं जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उसको खासकर ये नीचे सतह लेवल पे जो है वो करेगा, और साथ ही जो धूल है आसपास उसको ये कम करेगा। तो इनकी खास बात अगर हम आपको बताएं, इसके अंदर जो ये पानी आप देख रहे हैं जो ये निकल रहा है, ये बिल्कुल RO ट्रीटेड पानी होगा, यानी कि हर एक नॉस्ट्रिल में लगभग 2.8 लीटर पानी जो है लगाया गया है, ताकि, और ये सारा पानी ट्रीटेड है। इसके लिए DDA की तरफ से जल बोर्ड से मदद ली गई है, और साथ ही अलग अलग पंपिंग स्टेशन में ये पानी RO से ट्रीट होकर यहाँ पर पहुँचेगा, और ये आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी ये पानी का छिड़काव लगातार होता रहेगा। ऐसे में जो धूल के कण हैं वो जो है ऊंची सतहों पर नहीं आएंगे, और प्रदूषण का स्तर जो है वो कम किया जा सकेगा। तो पीक समय होता है जब पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस समय में ये नॉस्ट्रिल जो है वो चलाया जा सके, और ये मिस्टिंग के तहत जो है ऑटोमेटिक सेंसर जो इसमें लगे हैं उसके तहत इसको कंट्रोल किया जा सके, और पॉल्यूशन का स्तर जो है उसको कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी सौगात मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस योजनाओं में कृषि धन धान्य योजना भी शामिल है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, और साथ ही किसानी और खेती में जिस तरीके से आधुनिक प्रणालियों का उपयोग है वो भी किसानों को बताया जाएगा, और ताकि उसको अपनाया भी जाए, और साथ ही 100 जिलों में कम से कम किसानों की आय जो है वो लगातार बढ़ाने का प्रयास सरकार का, और उसी के ध्यान में आज इस तरीके से ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें लगभग 42,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो सीधे किसानों को दी गई। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल खबर ये थी कि अखिलेश यादव JPNIC सेंटर जाएंगे और वहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन पुलिस ने पहले ही वहां पर बैरिकेडिंग कर दिया, घेराबंदी कर दी। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जरूर JPNIC सेंटर पहुंच गए, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हालांकि अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में जनेश्वर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरा। जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि JPNIC को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती है JPNIC को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ कपिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का ऑफिशियल अकाउंट बहाल कर दिया गया है। देर शाम उसे बंद कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के बढ़ते क्रेज की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे बंद कराया। दरअसल वो गरीबों और शोषितों वंचितों की आवाज उठा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं थी। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट उस सरकार के इशारे पे सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वो सरकार है जिसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, जो लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता की बात को करते रहेंगे। फेसबुक अकाउंट अगर जल्द बहाल नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी उसका कानूनी रास्ता भी देखेगी, लेकिन जिस तरह से फेसबुक ने अलोकतांत्रिक काम किया है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। हालांकि भाजपा ने साफ कहा कि फेसबुक अकाउंट उनका किस वजह से बंद हुआ इसकी उसे जानकारी नहीं है और इसमें भाजपा का
कोई हाथ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग महज आरोप प्रत्यारोप ही करते रहते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। लखनऊ से उड़न सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। हरिओम वाल्मीकि को लेकर के दलित का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार उठाए रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाना चाह रहे थे। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंच करके वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की व्यवस्था भी सवेरे से यूपी कांग्रेस कार्यालय में इसी तरीके का था कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता जाएंगे तो उन्हें रोकेंगे, और ऐसा ही हुआ। पहले तो कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं माने तो आखिरकार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। एक एक कार्यकर्ता उनकी मदद करे, उनके साथ खड़ा रहे। हरिओम वाल्मीकि की हम उनकी मदद करेंगे, पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। बिल्कुल हिरासत में करे, चाहे ये फांसी पर चढ़ाएं, हम उनकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर के 27 का जो चुनाव है वो इसी तरीके के कुछ न कुछ मुद्दों को उठाए रखना, उन्हें बनाए रखना और उन पर राजनीति करना, शायद अब उत्तर प्रदेश में ये लगातार विषय दिखते भी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। हफ्ते भर पहले की ही तो बात है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह दिल्ली के सियासी गलियारों में चक्कर लगा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से मुलाकात कराए। लोकसभा चुनाव के 16 महीने बाद पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री हुई। कयास लगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और पवन सिंह की सारी कवायद इसी विधानसभा चुनाव को लेकर है, यानी वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसी चुनाव के लिए उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर की रियलिटी शो राइज एंड फॉल को भी छोड़ दिया। लेकिन हफ्ते भर बाद पवन सिंह का मूड बदल गया है। पवन सिंह ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। जब से पवन सिंह सियासत में एक्टिव हुए तब से ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी सुर्खियों में हैं। पिछले रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंची थी, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बात पुलिस तक पहुंच गई और पवन सिंह को अपनी रात गाड़ी के अंदर ही गुजारनी पड़ गई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप भी लगाए थे, जिसका असर पवन सिंह के सामाजिक और सार्वजनिक इमेज पर भी पड़ा। इसके बाद ही पवन सिंह खुद सफाई देने मैदान में उतरे। उन्होंने सफाई भी दी और ज्योति सिंह पर चुनाव के लिए टिकट दिलवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। इसके 2 दिन बाद ही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। हालांकि खुद ज्योति सिंह ने दावा किया कि वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, महिलाओं की आवाज़ बनने पहुंची हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पवन सिंह ने पत्नी की वजह से चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया? क्या वे नहीं चाहते हैं कि विवाद का असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़े और पनपने से पहले ही वो खत्म हो जाए? शायद इसीलिए अभी इंतजार के मोड में चले गए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जांच कर रही एजेंसियों की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें ये बात साफ हो गई कि छांगुर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहा था और जिनका धर्मांतरण कराने का टारगेट बनाता था उनको बाकायदे नवीन और नसरीन को रोल मॉडल के तौर पर दिखाता था। इनकी लाइफ कैसे बदली, कैसे ये अमीर होते चले गए, कैसे इनके पास पैसा आया, ये तमाम चीज़ें एक रोल मॉडल के तौर पर उन्हें बताता था। छांगुर के जो गुर्गे थे वो भी बाकायदे इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते थे। गरीब, कमज़ोर, दलित, पिछड़े लोगों को बाकायदे टारगेट बनाया जाता था और उनकी जाति के आधार पर उन्हें पैसा दिया जाता था। और यही जो छांगुर का गैंग है वो लगातार इसी तरीके से धर्मांतरण करा रहा था। जांच एजेंसियों ने जो बातें इसमें बताई हैं वो ये साफ है कि छांगुर बाकायदे हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी करता था ताकि जिन लोगों का धर्मांतरण कराया जाना है उनको उकसा सके और उनका जो गुस्सा है उसे धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल कर सके। लखनऊ से उड़न सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSC पेपर लीक मामले में आज युवाओं की दूसरी मांग भी मान ली है। उन्होंने 21 सितंबर की भर्ती जो परीक्षा थी उसको रद्द करने की सिफारिश यूके SSC से की थी, जिसको सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने मान लिया है और परीक्षा रद्द कर दी है। एकल सदस्य जांच आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद आज सुबह मुख्यमंत्री ने परीक्षण के बाद वो पूरी रिपोर्ट यूके SSC को भेजी और सरकार की तरफ से ये अनुशंसा की कि 21 सितंबर की इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। चूँकि युवा लगातार दो मांग कर रहा था, एक तो परीक्षा रद्द हो और दूसरा CBI जांच हो। आपको याद होगा कि धरना प्रदर्शन के दौरान ही मुख्यमंत्री धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने CBI जांच की घोषणा कर दी थी, लेकिन एक मांग अभी बची हुई थी। तो एकल सदस्य जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी अनुशंसा यूके SSC से की और आयोग ने 21 सितंबर की इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और ये भी दावा किया है कि आने वाले 3 महीने के भीतर इस परीक्षा को दोबारा करा लिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज अपनी तबीयत को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनको अस्पताल में एडमिट होने और उनके गंभीर हालत में होने की खबरें भ्रामक फैलाई, जिसे लेकर आश्रम की तरफ से सफाई भी दी गई। संत प्रेमानंद महाराज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए खुद उसमें अपने भक्त को जवाब देते हुए बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और लगातार एकांतिक वार्ता और एकांतिक दर्शन के कार्यक्रम कर रहे हैं। इन दिनों जब जैसे ही खबर उनके भक्तों को पता चली सोशल मीडिया के माध्यम से कि संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और वो अस्पताल में एडमिट है, तो भक्तों का जो तांता है वो वृंदावन की तरफ आने लगा। लेकिन इससे पहले ही मथुरा पुलिस ने सजग होते हुए एक मैसेज जारी कर दिया कि संत प्रेमानंद महाराज के अस्पताल में एडमिट होने की या किसी भी तरह की भ्रामक खबर उनसे जुड़ी हुई कोई फैलाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। अब मथुरा पुलिस द्वारा मैसेज जारी करने के बाद और संत प्रेमानंद महाराज द्वारा इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने के बाद अब उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर ब्रेक लगा है। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। बहराइच में भेड़िए का हमला लगातार जारी है। फिर एक 3 साल की एक और 12 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गई। भेड़िए ने यह हमला बहराइच के कैसरगंज के बहराइचियन पुरवा और गुढ़िया नंबर 1 में किया। वहीं देर रात बलिराज पुरवा में एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 24 घंटे में 7 लोग भेड़िए के हमले में घायल हो गए हैं। लगातार भेड़िए के हमले से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर के अब स्थानीय प्रशासन और वन विभाग सतर्क हो गए हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही वन विभाग अब भी हमलावर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है और ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है। इस ऑपरेशन के तहत कई टीमें बनाई गई हैं जो भेड़िया को ढूंढने के लिए थर्मल कैमरे, ड्रोन, कुत्तों की मदद और नेट जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भेड़ियों की चतुराई और झुंड में घूमने की आदत के कारण अभी तक कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। हमलावर भेड़िया फरार है। उधर वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और जाल बिछाकर भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और किसी भी हमले की स्थिति में जोर जोर से शोर मचाएं, जिससे भेड़िया डर कर भाग जाए। गांव-गांव में दहशत का माहौल है। लोग रात में घरों के बाहर पहरा देने को मजबूर हैं। गांव वालों का कहना है कि ये वही झुंड हो सकता है जिसने पिछले साल भी कहर बरपाया था। उस समय 6 भेड़ियों ने करीब 8 लोगों की जान ले ली थी। बाद में वन विभाग ने उसमें से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया था, लेकिन एक लंगड़ा भेड़िया बच गया था। अब चर्चा है कि वही लंगड़ा भेड़िया अपने नए झुंड के साथ फिर से लौट आया है और लोगों पर हमले कर रहा है। इस बार हमलों का पैटर्न बदला हुआ है। पहले भेड़िए रात में हमला करते थे, लेकिन अब वो दिन के उजाले में भी बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सितंबर महीने में ही 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और 16 लोग घायल हुए हैं। वहीं भेड़ियों के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। टेम न्यूज स्टेट। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वो अब छात्रों को संबोधित करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और जो उत्साह है छात्रों के अंदर में वो देखने
के लायक है और उनके चेहरे की जो रौनक है, जो खुशी है, वो अपने आप में यह बयां कर रही है कि वो आखिरकार कितने खुश हैं। क्योंकि अब देखिए उनकी गाड़ी यहाँ से सीधा निकलेगी और निकलने के बाद सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो गेस्ट हाउस पहुँचेगी, जहाँ पर वो जाने के बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि आराम करेंगे। हालांकि सुबह 8:30 बजे दिल्ली से वो निकले थे। निकलने के बाद सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद पहुँचे। दारुल उलूम देवबंद पहुँचने के बाद जो यहाँ पर उन्होंने मौलाना अरशद मदनी खासतौर से उनको रिसीव करने के लिए पहुँचे और मदनी की और उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कई मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, छात्रों को संबोधित करने के बाद अब यहाँ से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी निकल चुके हैं और दारुल उलूम देवबंद का जो परिसर है उसका भ्रमण उन्होंने गाड़ी के द्वारा किया और अभी सीधे जो उनकी गाड़ी है जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं, तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको उनके जो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो नज़र आ रही होगी, क्योंकि छात्रों को संबोधित करने के बाद जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है वो अपने आप में बता रही है कि वो आखिरकार कितने खुश हैं। क्योंकि जब छात्रों को उन्होंने संबोधित किया तो छात्रों को संबोधित करने के बाद उनकी जो चेहरे की मुस्कान थी वो देखने लायक थी और अब सीधा वो यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और निकलने के बाद गेस्ट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर वो भी 1 घंटे के लिए आराम करना शुरू करेंगे। अमीर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो कार्यक्रम दारुल उलूम देवबंद के इस परिसर के अंदर में होने वाले हो रहे हैं वो अपने आप में देखने लायक होंगे। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ सैयद उबास अली, न्यूज़ स्टेट। झालावाड़ के अंदर जो हादसा हुआ, स्कूल की जो बिल्डिंग गिर गई थी, उसके बाद में राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए कि जो भी जर्जर हालत में स्कूल के भवन हैं उन भवनों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। लेकिन उसके बाद में सवाल ये खड़े हो गए कि आखिर बच्चों को पढ़ाया कहाँ जाए, क्योंकि जब स्कूल है उसमें ही बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता तो क्या जो टीचर हैं बच्चों के घर पर जाकर एक एक बच्चे को पढ़ाए, ये संभव नहीं हो सकता। तो कई जो राजस्थान के स्कूलों में जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना रास्ता निकाला और अलग अलग जगहों पर पढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं पर पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है, जहां जर्जर भवन है जर्जर भवन में नहीं पढ़ाया जा रहा। वैसा ही एक यहाँ पर गांव है रामपुरा, जयपुर के पास में, वहां पर एक तबेला है, गाय भैंसों का तबेला, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि स्कूल है, दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूँ, अभी वहां पर चल के भी आप देखेंगे किस तरह की स्थिति है। वहां सामने करीबन यहाँ से 100 मीटर दूर पर स्कूल है, लेकिन उस स्कूल की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति में है, कभी भी भवन गिर सकता है। इसीलिए उस स्कूल को छोड़कर यहाँ पर जो तबेला बना हुआ है, जहाँ पर गाय भैंसों के लिए चारा रखा जाता है, गाय भैंसों को रखा जाता है, वहाँ पर इस स्कूल को चलाया जा रहा है, इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। करीब 15 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन है, जहाँ पर यहाँ दूसरी तरफ की ये तस्वीरें देखेंगे जो कि तबेला यहाँ पर बना हुआ है, जो गाय भैंसें रहती है उनके लिए चारे की पूरी व्यवस्था यहाँ होती है और उसी के तबेले के अंदर ला कर के इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की जो यहाँ के शिक्षक हैं उनकी ओर से कोशिश की जाती है। यानी शिक्षक बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित नहीं हो, बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, ये शिक्षकों की ओर से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि स्कूल की वो हालत नहीं है जहाँ पर बच्चों का भविष्य या बच्चों के ऊपर किसी तरह का खतरा आ सके। उसको ध्यान में रखते हुए भले ही तबेले में पढ़ाना पड़े, भले ही ये लोहे के जो चद्दर हैं ये तपते रहें गर्मी के अंदर, लेकिन यहाँ पढ़ाना पड़े, इस मजबूरी में भी यहाँ के शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ में शरद पुरोहित, रामपुरा, जयपुर। मिलावटखोरों पर लगाम के लिए लगातार टीमें निकल रही हैं। फसल की टीमें लगातार जांचें कर रही हैं, त्योहारी सीजन में कोई बीमार ना हो, मिलावटी पदार्थ खा करके इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। मावा यानी खोए की जांच के लिए एक तो तरीका वो होता है जो कि खोए के दुकान वालों ने आपको दिखाया कि किस तरीके से उसमें आयोडीन का टिंचर मिला करके जांच सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं। दरअसल इससे पता ये चलता है कि इसमें कोई स्टार्च की मिलावट है या नहीं, यानी कि उसमें अगर आलू मिलाया गया है, मैदा मिलाया गया है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी तरीके की केमिकल की अगर मिलावट की गई है तो उसकी जांच का तरीका यही है कि लैब से उसकी जांच होती है। ये आप देख रहे हैं कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील, यानी कि आप चलती फिरती गाड़ी है, चलती फिरती लैब है जिसमें लगातार चीज़ों की जाँच पड़ताल की जाती है। टीम ने खोए के सैंपल लिए हटिया स्थित बाजार से, उसके बाद इन सैंपल्स को यहीं पर चेक किया जा रहा है क्योंकि कार्रवाई तुरंत की जा सके। अगर मिलावटी खोआ मिलता है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद जो खोया बेचने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके, मिलावटी खोआ को नष्ट कराया जा सके। तो इस तरीके की कार्रवाई फूड विभाग की तरफ से लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि एक सैंपल चेक किया गया है और बताया जाता है कि खोए में केमिकल मिलाने के बाद उसे हीट करने के बाद जब केमिकल मिलाया जाता है, अगर वो ब्लैक हो जाता है तो उसमें मिलावट है, अगर वो ब्लैक नहीं होता है तो उसमें मिलावट नहीं है। तो इसी तरीके की चेकिंग लगातार जारी है।
फूड विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी तरीके से मिलावटी खाद्य पदार्थ शहर में ना बिकने पाए। यही वजह है कि लगातार ये भीड़ अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और तमाम खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के बाद उसकी मौके पर ही जांच की जा रही है। इसके साथ साथ कई जगहों पर देखने को ये मिला कि मिलावटी पदार्थ पाए गए और उन्हें मौके पर ही नष्ट भी कराया गया है। न्यूज़ 10 न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कानपुर।